मैंने लास्ट क्लास लिया, उसके बाद बंद कर दिया आपने, और फिर आज क्लास लगी है तो आज खोले हैं नोट्स, थोड़ा चेक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और कोई? संसद विधानमंडल कुछ दो वर्ड मैंने बताया था स्पेशल। एनआरआई, फंडामेंटल राइट में एनआरआई कहां से आ गया जी? फंडामेंटल राइट में एनआरआई कहां से आ गया? एनआरआई तो सिटीजनशिप में बताया था ना। टुडे इज फर्स्ट क्लास, व्हाट्स नेम? अखिलेश। क्या है अखिलेश? एकेडमिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है? क्या है विषय, क्या है? हिस्ट्री है। बट जी ये पॉलिटी की पहली क्लास है आपकी या ओवरऑल पहली क्लास है? पॉलिटी की पहली क्लास, ठीक। आर्टिकल 13 में मैंने दो वर्ड्स बताए थे। एक बताया था इनकंसिस्टेंस और एक बताया था डेरोगेशन। इनकंसिस्टेंस का मतलब होता है असंगत, और डेरोगेशन का मतलब होता है अल्पीकरण। इसका मतलब यह हुआ कि मूल अधिकार को या मूल अधिकार से असंगत या मूल अधिकार को कम करने वाला कोई भी कानून संसद अथवा विधानमंडल नहीं बनाएगा। साथ ही आजादी से पहले का या आजादी के बाद का कोई भी कानून फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं करेगा। अगर आजादी से पहले का कोई ऐसा कानून है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, या आजादी के बाद ऐसा कोई कानून बन गया जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो उसी को आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसा नहीं होगा। मतलब फंडामेंटल राइट को ना तो कम किया जा सकता है और ना ही इसको खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों शब्दों को आपको ध्यान रखना है, असंगत और अल्पीकरण, है ना? असंगत और अल्पीकरण, इनकंसिस्टेंस एंड डेरोगेशन। कहा गया है कि मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। यही कहा गया है कि मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। यानी कि मूल अधिकार से को खत्म करने वाला या मूल अधिकार को कम करने वाला कोई भी ऐसा विधि होगा तो वो अमान्य होगा। और इसमें ये भी बात कहा गया है कि आजादी से पहले का या आजादी के बाद का, आजादी से पहले का भी अगर कोई ऐसा कानून होगा तो उसको खत्म कर देंगे, आजादी के बाद भी ऐसा कोई कानून बना है तो उसको खत्म कर देंगे, लेकिन फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेंगे। बताइए समझ में? तो जो चीज पढ़े हैं रेगुलर रिवीजन उसको करिए, है ना? ये नहीं कि जब क्लास लगे तब। ठीक है, अभी फिर आज मैंने डैमेज कंट्रोल के बेसिस पे भी क्लास ले लिया, नहीं तो नीचे भी मेरा क्लास है, तो उस क्लास को थोड़ा आगे बढ़ा करके तब वहाँ पे आए हैं आप लोगों को। तो फिर हो सकता है कि अभी कुछ दिन बाद फिर आएंगे, तो ऐसा नहीं हो कि आज जो पढ़ा दो तो फिर अब जो है सो आपको 3 महीना बाद मतलब उसको पूछा जाए तो वो याद नहीं रहे, है ना? रेगुलर चीज क्लास जैसे चलेंगी वो चलती रहेंगी, लेकिन आपका जो अपना जो चीज पढ़ा दिया गया वो आपको रेगुलर रिवीजन में रखना है।
है ना, वो आपके रेगुलर रिवीजन में रहना चाहिए, उसको आपको अपने रेगुलर रिवीजन से बाहर नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 47 से पहले का या 47 के बाद का कोई भी कानून फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट करता है तो उसको ये कर देंगे। ठीक है, साथ ही इसमें कहा गया है कि कोई भी विधियां, कोई भी कानून फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकता है ना। तो फिर आपके दिमाग में एक सवाल तो आएगा कि जब ऐसा कोई भी कानून फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकता है तो फिर संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से कैसे खत्म हो गया? तो नहीं खत्म होना चाहिए था। जब आर्टिकल 13 कह रहा है कि कोई भी कानून मूल अधिकार को नहीं छीन सकता है तो वो कैसे खत्म हो गया? क्या प्रश्न आना चाहिए नहीं आना चाहिए दिमाग में? आना चाहिए ना। तो इसलिए क्योंकि आर्टिकल 13 में ही 13 का 3, आर्टिकल 13 का 3, आर्टिकल 13 का 3 जब देखिएगा तो 13 के 3 में विधि की परिभाषा लिखी गई है, मतलब कि कानून की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ लॉ। ध्यान रखें, कभी कभी पूछा जा सकता है कि विधि की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो 13 के 3 में है। ठीक है, तो मतलब ये कहा गया है कि 13 के 3 के तहत, है ना, 13 के 3 के तहत कानून की परिभाषा दी हुई है। तो वहां पर आपको अब जो चीज उस कानून की परिभाषा में होगा उसके माध्यम से तो फंडामेंटल राइट खत्म नहीं होगा, क्योंकि कह दिया कि कोई भी कानून खत्म नहीं कर सकता है। तो इसलिए जानना जरूरी है ना कि कानून में क्या क्या आता है। तो कानून में क्या क्या आता है? अब जैसे संसद ने कोई कानून बना दिया तो वो कानून है, विधानमंडल ने बना दिया वो कानून है, राष्ट्रपति ने कोई ऑर्डिनेंस रिलीज कर दिया वो कानून है, स्टेट के गवर्नर ने कोई ऑर्डिनेंस रिलीज कर दिया वो कानून है, कोई आदेश आया है, कोई ऑर्डर आया है गवर्नमेंट से, प्रेसिडेंट्स के का उस पर स्टाम्प पेपर लगा हुआ है तो वो कानून है। तो ऐसे कानूनों से नहीं छीन सकते, यही सब कानून के परिभाषा में लिखा हुआ है। तो संपत्ति का अधिकार जो छीना गया है वो साधारण कानून से नहीं बल्कि संविधान संशोधन करके छीना गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि साधारण विधियां तो मूल अधिकार को नहीं छीन सकती हैं, लेकिन संविधान संशोधन करके मूल अधिकार को कम किया जा सकता है। ठीक है, छीना भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है, दोनों हो सकता है, संविधान संशोधन करके, ऐसे नहीं। संसद में होगा लेकिन संशोधन नहीं। बात वही किसे हो गया, साधारण कानून बनाने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है और संविधान संशोधन करने के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए स्पेशल मेजोरिटी का मतलब हुआ कि पूरा विपक्ष का समर्थन होगा तब जाके वो होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वो प्रक्रिया कानून बनाने की प्रक्रिया से थोड़ी कठिन प्रक्रिया होती है। मतलब कठिन होता है, कानून बनाना तो आसान प्रक्रिया है, साधारण बहुमत पे कानून बन जाएगा, लेकिन संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, स्पेशल मेजोरिटी। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि आप संसद के पास संविधान के सभी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार है, वो कर सकती है, लेकिन वो संविधान के मूल संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकती। क्लियर है? अब है कि आजादी से पहले या आजादी के बाद का कोई कानून, तो ऐसा कोई भी कानून होगा जो आजादी से पहले का है, जैसे बहुत सारा कानून तो हमारे देश में आजादी से पहले का अभी भी चल रहा है ना, और बहुत सारा कानून आजादी के बाद बना है। तो ये कहा गया कि आजादी से पहले का भी अगर कोई कानून है और उससे मूल अधिकार कम हो रहा है या खत्म हो रहा है तो उसको खत्म कर देंगे, लेकिन आपका मूल अधिकार बचा लेंगे, है ना। बिल्कुल, ट्रिपल तलाक हो या अन्य और भी चीजें जो हैं वो इसके तहत ही खत्म हुई हैं। ट्रिपल तलाक में क्या था? ट्रिपल तलाक जो था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा 1936 में स्थापित किया गया था, 1936 में। आदेश इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में।
तो 1936 में वो जब एस्टेब्लिश किया गया तो तलाक की वहां पर 3 प्रक्रियाएं, तलाक की 3 प्रक्रियाएं हैं। तलाके हसन, तलाके अहसन और तलाके बिद्दत। ये 3 तरह की तलाक का वहां पर प्रोसेस था। ठीक है, तो जो तलाक हसन है या तलाक अहसन है ना, और तलाक बिद्दत है। तो तलाक बिद्दत जो है इस पर विवाद था। तलाक के बिद्दत में क्या होता था कि इसमें तलाक देने का अधिकार केवल पुरुष को था, महिलाओं को नहीं था। ठीक है, दूसरी बात क्या होती थी कि इसमें सीधे होता था 1 2 3 गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, है ना, 1 2 3 गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। अब सामने वाला कहां जाएगा भाई? अब दिक्कत इसमें तो इतनी थी कि मजाक मजाक में भी हो जाता था। मजाक में भी अगर बोल दिया ना कोई किसी ने तो हो गया। अब हाँ बोल दिया तो हो गया। इसमें इस मामले में तो ऐसे ऐसे मामले आए थे कि मूवी की शूटिंग हो रही थी, हस्बैंड वाइफ दोनों उस मूवी के कैरेक्टर में थे, और कैरेक्टर में हस्बैंड ने वाइफ को बोला और उनको तलाक लेना पड़ा। कैरेक्टर में रह के बोला फिर भी लेना पड़ा, क्योंकि इसकी मान्यता है वैसी थी। दिक्कत ये कि इसमें महिला को अधिकार ही नहीं था, महिला नहीं कह सकती थी, बिकॉज कि महिला का तो कोई घर होता नहीं है। नहीं, महिलाओं को, लड़कियों को हमारे समाज में क्या पढ़ाया जाता है जी? अपने घर में होती है तो क्या कहती है माँ, क्या कहती है? दूसरे के घर जाना है, वहां चल जाइए तो वहां को बैठा हुआ है, एक वहां तो और सब बैठा हुआ है, वो सब बोलेगा गलती कर दो तोरा घरे पहुंचा दे वो। अरे भाई, तो अपन घर कौन सा है? वहां माँ कह रही है दूसरे घर जाना है, इधर ससुराल में आके तो ये कह रहा है कि गलती करोगे तो तुमको तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। मतलब ना ये घर हुआ अपना, ना वो घर हुआ अपना। इसलिए लड़कियों को जॉब करना जरूरी है। जॉब करेगी, अपना फ्लैट लेगी, उसके बाद वो कहेगी कि गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। ज्यादा नौटंकी करबो तो जो अपना घर में रह, तो हम अपना घर में रहेंगे, है कि नहीं? इसलिए मतलब विमेंस एम्पावरमेंट तभी होगा जब विमेंस इकोनॉमिकली एम्पावर होगी। जब तक आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं नहीं होंगी तब तक एक्सप्लॉइटेशन में कमी नहीं होगा ना। तो इसलिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जरूरी, इसलिए नौकरी करना लड़कियों के लिए, जॉब में जाना बहुत जरूरी है, उनके अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने सेल्फ डिग्निटी के लिए। नहीं तो अपने घर वाले कहेंगे कि ससुराल तुम्हारा सब कुछ है, और वो कहेगा कि नौटंकी करोगे तो तुम्हारा दूल्हा करे भेज देंगे। भले वो अपने खुद 2000 नौटंकी करे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस तरह की दिक्कतें होती हैं। तलाके हसन और अहसन में कोई दिक्कत नहीं था, इसमें बराबरी की स्थिति थी। लेकिन तलाक का बिद्दत एकदम एक तरफा था। इसमें बहुत सारा मामला हुआ था, जैसे कि एक मामला तो बहुत सारा, लेकिन सबसे पहले जो इस मसले पर मामला जो चर्चा में आया वो 1985 का एक मामला था, साहबानो केस। साहबानो केस हुआ था, वो केस था 1985 का। तो साहबानो केस में साहबानो का एक एज भी हो चुका था और इनके पति ने इनको तलाक दे दिया था। ना इनको कंपनसेशन दे रहे थे, ना कुछ दे रहे थे। अभी बच्चों के साथ अनाथ जैसा घूम रही थी बेचारी। ये कोर्ट गई, कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि भाई इनको प्रोटेक्ट कीजिए, लेकिन तात्कालिक सरकार ने कोर्ट के आदेशों को भी ठीक से नहीं इंप्लीमेंट किया और साहबानों की कोई मदद नहीं की गई। उल्टे मदद किसको हो गया? उनके पति महोदय को। रीजन तो हमारे देश में सब कुछ तो वोट बैंक के हिसाब से होता है, पुरुष समुदाय हमको वोट करेगा। इसके वजह से साहबानों के मामले को नहीं ईमानदारी से देखा गया और ना ही इस चीज को ठीक तरीके से समझा गया। बाद में 2014 में फिर एक मामला सुप्रीम कोर्ट गया। उस मामला का नाम है सायरा बानो। उसका नाम है सायरा बानो, उत्तराखंड की महिला, उनके साथ भी यही हुआ था। सायरा बानो केस 2014, उत्तराखंड की महिला सायरा बानो। सायरा बानो को भी ट्रिपल तलाक हुआ था। सायरा बानो कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट, सीधे गई फंडामेंटल राइट के वायलेशन के मामले में। पहले तो उन्होंने ये कहा
जैसे आगे आप पढ़ेंगे आर्टिकल 14, तो 14 कहता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अब 15 कहता है कि जाति, धर्म, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। तो जब लिंग के स्तर पर भेदभाव नहीं करेंगे, तो वही उनका कहना था, तो फिर तलाक देने का अधिकार केवल पुरुष को क्यों इस मामले में, महिला को क्यों नहीं? महिला को भी राइट दीजिए, पहला बात। दूसरा चीज कि जब तलाक दे तो कंपनसेट कीजिए पूरा का पूरा, इस मैटर में कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने आर्टिकल 15 के उल्लंघन की बात की, साथ ही उन्होंने कहा आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल स्किल है राइट टू लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी, जीवन की स्वतंत्रता। अब कोई आदमी अचानक से, आपने किसी से शादी किया, अपने घर में आपके साथ सब लोग रह रहे हैं, और अचानक से आप उसको कह देते हैं कि तुम मेरे घर से निकलो। अब वो आदमी कहाँ जाए? तुरंत तो कोई घर नहीं बना सकता, तो ऐसे में तो उसके जीवन पर भी दिक्कत आ जाएगी। तो आर्टिकल 21 का भी वायलेशन हो रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एक ही देश में रहने के बावजूद, हम एक ही देश में रह रहे हैं, तो इस देश में रहने के बावजूद हिंदू धर्म में जो महिलाएं हैं उनको तो बहुत सारे अधिकार हैं, हमारे पास तो राइट कम है। तो फिर एक ही देश में जब एक तरह का कानून है, तो इस मामले में भी एक तरह का कानून क्यों नहीं हो रहा है कि सारे पुरुषों के लिए कानून हो जाए, सारे महिलाओं के लिए कानून हो जाए, इस देश में जितने लोग रह रहे हैं सबके लिए। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के वहां पर वो गई, और इस बार सरकार बदली हुई थी, तो रुख भी बदला हुआ था, और इस बार सत्ता में बैठे हुए थे मोदी जी। उस समय सत्ता में बैठे हुए थे राजीव गांधी। जिसको जिस हिसाब की बीमारी सूट करती हो डॉक्टर इलाज कर देता है। राजीव गांधी को जैसे इलाज करना था उन्होंने वैसे इलाज कर दिया जिससे उनको फायदा हो। यहाँ पे इन्होंने इलाज कर दिया जिससे इनको फायदा हो। लेकिन कुल मिला जुला करके ये तो जरूर कहा जा सकता है कि बातें जो हुई वो ठीक हुई। ठीक बातें क्या हुई? तो जब मामला कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तलाक के बिद्दत को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, कह दिया कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात एक ये है कि इस मामले में एक महोदय थे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, वो सुप्रीम कोर्ट में जब बहस कर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि अच्छा आप ये बताइए कि ये अधिकार महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे हैं, आप महिलाओं को भी दे दीजिए, क्या दिक्कत है? पहले तो उन्होंने ये कहा कि हमारा पर्सनल लॉ है तो इसमें आप, कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन का मामला आएगा तो हर जगह इंटरफेयर करेंगे, फंडामेंटल राइट किसी का वायलेट नहीं होना चाहिए, पहला बात। तब इन्होंने कहा कि कोर्ट ने पूछा कि अच्छा ये बताइए अगर आपको इससे इतना ही प्रेम है इस व्यवस्था से तो उसको रखिए, लेकिन महिलाओं को भी बराबर का अधिकार दे दीजिए, कहिए कि महिला भी करेगी, वो भी कहेगी गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, है ना। लेकिन अब दिक्कत है कि पहले तो महिलाओं का अपना घर ही नहीं है, पहले तो उनको घर होना चाहिए ना। तो इन्होंने कहा कि हम ये अधिकार महिलाओं को इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता कम होती है तुलनात्मक पुरुषों के। सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दे दिया। बताइए ये कितना बड़ा बेवकूफी वाला स्टेटमेंट था। वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, योग्यता तो दोनों में होती है और बकलोल मिजाजी तो दोनों में है। कितना पुरुष आपको मिल जाएगा जिसके बकलोलेपन का कोई हद नहीं है, दिमाग का कोई उसका है ही नहीं, ऐसी महिलाएं भी मिलेंगी। तो अयोग्यता को या अक्रमण्यता को लिंग के आधार पर हम नहीं देख सकते हैं। इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, अभी तक तो वैसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ कोई, आयरन लेडी। सबसे पहले परमाणु परीक्षण करने का दम उन्होंने दिखाया था, पाकिस्तान का 2 टुकड़ा करने का दम उन्होंने दिखाया था। अलग देश बांग्लादेश आज उनका ही काम है कि बांग्लादेश आज बना हुआ है, उनके नेतृत्व क्षमता का ये वो कुशलता है। तो कहने का मतलब है कि ये कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं जो है सो योग्य नहीं होती, तो ठीक बात नहीं है। कोर्ट ने लताड़ लगाया, उस पर फटकार लगाया और फिर कोर्ट ने कह दिया कि ट्रिपल तलाक इनवैलिड है, गलत है। तलाके हसन और अहसन अभी भी है, तलाके विद्दत को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया और इनवैलिड डिक्लेयर करके कह दिया गया कि अब यदि कोई ये करता है तो उसको दंड दिया जाए, उसको जेल भेजा जाए और कोर्ट इसके लिए कानून बनाए, कोर्ट इसके लिए कानून बनाए। और इसमें बहुत सारी चीजें मतलब थी जो सही नहीं थी।
अगर तलाक के बिद्दत के बाद किसी का तलाक हो गया, उसको फिर वही मतलब उस पति के साथ रहना है, तो एक चीज होता था इसमें हलाला, कि पहले हलाला होगा, उसके बाद आपको फिर से अपने पति के साथ आप आ सकते हैं। और ये हलाला जो है, ये इतनी गलत प्रक्रिया थी जो किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकता है, किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि भाई नहीं, ये सारी चीजें जो है सो नहीं होंगी, जो चीजें ठीक हैं वो रहेंगी, और जिसमें खामियां है उसको हम हटा देंगे। कोर्ट ने इसको हटा दिया। कोर्ट ने कह दिया कि हम तो इसको हटाने का आदेश जारी करते हैं, और हम सरकार को कहते हैं कि सरकार इसके लिए एक कानून बनाए, और कोई व्यक्ति यदि इस कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। तो ये आजादी से पहले की स्थिति थी, लेकिन उसको कोर्ट ने खत्म कर दिया। ऐसा यहीं पे नहीं है, ऐसा नहीं कि ऐसा केवल यहां इस्लाम में ही हुई है, हर धर्म में कमियां और खामियां हैं। हिंदू धर्म में नहीं था, हिंदू धर्म का सबसे विनाशकारी व्यवस्था सती पर था। लेकिन अच्छी बात क्या हुई कि हम समय से पहले इसको ठीक कर लिए। अगर हम में कुछ खामी है तो हम उसको स्वीकार करके ठीक करने में क्या बुराई है? कोई बुराई है? हमने ठीक कर लिया। सती प्रथा कितना घातक और कितना बुरा चीज था जी हिंदू धर्म में। महिलाओं को बेसिक राइट्स तक नहीं थे। पति मर गया तो पत्नी को चलो भाई उसके साथ जला के मार दो। अब पत्नी मर गई तो पति के लिए ऑफर था, पत्नी यदि मर गई तो पति के लिए ऑफर है, अगर इक्वल सोसाइटी है तो तुम इक्वल करो ना भाई। अगर पति के साथ पत्नी जल रही है जीवित जी, तो ये भी नियम बनाओ कि जब पत्नी मरेगी तो पति भी जाकर के जलेगा साथ में, वो भी सती होगा, वो सता होगा, है ना। पत्नी सती होती है, वो सता होगा। लेकिन नहीं, ये एक पुरुषवादी पैट्रियार्की सोसाइटी है हमारे देश में, जो पुरुषों को ज्यादा ताकत देता है तुलनात्मक महिलाओं के, जो कि ठीक बात नहीं है। एक बराबर, और अगर हम अपने धर्मों से सीखे, अगर हम जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को सीखे, तो वहां पे तो ऐसा भेदभाव है ही नहीं, है ना। हम कहते हैं कि हम धर्म को मानते हैं, लेकिन धर्म को मानने का बस दिखावा करते हैं, धर्म को उसके रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि धर्म में, कोई भी धर्म, दुनिया का कोई भी धर्म ना तो बुरा करने को सिखाता है और ना ही किसी को बुरा बनाता है। उसके मानने वाले लोग अपने निहित स्वार्थों के पूर्ति के लिए धर्म की गलत व्याख्या करते हैं, और गलत व्याख्या करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। उससे ना तो कोई ईश्वर का कल्याण करता है, ना अल्लाह का कल्याण करता है, ना गॉड का कल्याण करता है, किसी का कोई कल्याण नहीं करता है। अपना कल्याण सब करता है कि धर्म के नाम पर कुछ पैसा बना ले, धर्म के नाम पे ही थोड़ा अपना प्रभुत्व कायम कर ले, है ना। वो सारी चीजें करने का प्रयास किया जाता है। तो इसको कोर्ट ने यहां पर खारिज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से एक हिंदू धर्म के अंदर ही केरला में एक बहुत ही खराब व्यवस्था चलती थी, बहुत ही खराब। मतलब उस कहते ना, इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे देश में हम गर्व है कि हम भारतवासी हैं, लेकिन हमारी स्थिति वैसे ही मोर की तरह है कि जब बरसात का मौसम आता है तो वो अपने पंखों को देख करके खूब खुश होता है, खूब नाचता है कि यार मेरे जैसे खूबसूरत चीज तो भगवान ने, ईश्वर ने बनाई ही नहीं। और सही भी बात है, उसके पंख तो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन नाचते नाचते जब उसका नजर अपने पैरों पर पड़ता है तो उसके शरीर का सबसे बदरंग पार्ट, सबसे खराब हिस्सा उसका पैर है। जैसे ही पैर को देखता है दुखी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे हमें गर्व है, लेकिन हमारे व्यवस्था में कुछ ऐसी चीजें भी रही हैं जिस पर कि हमें आज भी उस पर शर्म आती है। ये चीज तो कम से कम नहीं होना चाहिए था, और ये केरला में था। केरला में क्या था? केरला में निम्न वर्ग की जो महिलाएं थी, जो निम्न वर्ग की महिलाएं, हिंदू धर्म के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, निम्न वर्ग की जो महिलाएं थी उनके लिए कितनी खराब व्यवस्था बनाई गई थी कि आप उसको मतलब शर्मसार कर देने वाली व्यवस्था, जिसमें उनको कहा जाता था कि वो अपने बॉडी के ऊपरी हिस्से में कोई कपड़ा नहीं पहनेंगी। अगर वो कोई कपड़ा पहनती हैं तो उनको उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा, तब पहनेंगे, और नहीं तो उसको वो नहीं पहनेंगे। तो उनको वैसे ही घूमना पड़ता था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी घिनौनी बात थी। तो
अब ये चीज गर्व करने की बात है समाज पे, संस्कृति पे। ऐसी व्यवस्था थी, बाद में ठीक हुई। तो अगर किसी भी समाज में कोई खामियां है तो उसको ठीक करने में क्या दिक्कत है? अगर समझ में आया कि ये गलत था, ये खामी है, तो उसको ठीक करने में क्या दिक्कत है? तो बहुत से लोग तो ठीक कर लेते हैं, ठीक करने में विश्वास कर लेंगे। कुछ जाहिल चौपट लोग होते हैं हर समाज के अंदर में, वो अपना जाहिलपन छोड़ने को तैयार नहीं होते। कहते कि नहीं वही व्यवस्था ठीक था, वही चीज ठीक थी, ये गलत कर दिया सरकार ने, ये गलत कर दिया कोर्ट ने। अगर वही ठीक थी तो तुम्हारे साथ हो वही चीज, फिर तो समझ में आ गया कितना ठीक है कितना बुरा है। तो कहने का मतलब है कि तो ये जितनी सब गलत परंपराएं थी वो सब खत्म हुआ, उसमें कि ये भी खत्म हुआ। ठीक है, तो जहां पर भी जिस समाज के अंदर में जो गलत चीजें हैं उसको उससे खत्म करने का प्रयास करना चाहिए, उसे खत्म कर देना चाहिए। क्लियर है, समझ रहे हैं? तो इसको यहां पे आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, आर्टिकल 14। तेरा समझ रहा है ना कि क्या है, किस प्रकार से कोई भी मूल अधिकार से विपरीत कोई भी कानून बनेगा तो उसको खारिज कर दिया जाएगा। 14 लिखेंगे, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब देखिए इसमें जो ये दो बातें की गई हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, इसका क्या मतलब है? ये क्या है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। दो बात है इसमें, है ना। एक बात है जो कह रहा है कि कानून के सामने सब लोग बराबर होगा, है ना, विधि के समक्ष समता। और एक है जो कह रहा है कि कानून सबके साथ बराबर व्यवहार करेगा, है ना। यह है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यह है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है ये ब्रिटेन का कंसेप्ट है ना। विधि के समक्ष समता ये कहाँ कंसेप्ट है? ब्रिटेन का कंसेप्ट है। और एक फिलोसोफर है एवी डायसी, उसी का कंसेप्ट है ये, एवी डायसी, है ना। एवी डायसी का कंसेप्ट है। और विधियों का समान संरक्षण, यह जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये यूएसए का कंसेप्ट है, यानी कि अमेरिका का। ठीक है, एवी डायसी वह। ठीक है, अब देखिए तो विधि के समक्ष समता, इसका क्या मतलब है? कि कानून के सामने सब कोई बराबर होगा। ठीक है, पहला पार्ट है कानून के सामने सब कोई बराबर होगा। दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब है कानून सबके साथ बराबर व्यवहार करेगा। अब पहला पार्ट है विधि के समक्ष समता, इसका क्या मतलब है? विधि के समक्ष समता का क्या मतलब है?
कि कानून के सामने सब कोई बराबर है, तो क्या वास्तव में कानून के सामने सबको बराबर होना चाहिए? ये अच्छा बात है, होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ठीक। और कोई? कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। क्या? तो मतलब ये ठीक बात है कि नहीं? गवर्नमेंट ऐसा करती है? सबके लिए इक्वल कानून बनाती है गवर्नमेंट? नहीं बनाती ना। है? इक्वल होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए इक्वल? हाँ हाँ, क्यों होना चाहिए उनको इसलिए स्पेशल? देश लोकतांत्रिक है, राजतंत्र थोड़ी नहीं कि राजा को ज्यादा अधिकार दे देंगे। देश तो डेमोक्रेटिक है। हाँ? तो स्पेशल पावर दिया जाए, लेकिन कानून के सामने उसको स्पेशलिटी क्यों दिया जाए? पद पे है तो पावर ले ले, लेकिन स्पेशलिटी क्यों? गलती करेगा तो दंड तो उसको भी मिलना चाहिए। डेमोक्रेटिक देश है। क्रिमिनल में नहीं मिलता है। देखिए, कानून सबके लिए बराबर हो ये कहने सुनने में अच्छा बात है, लेकिन कानून वास्तव में सबके लिए बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि कानून यदि सबके लिए बराबर हो जाएगा तो फिर वास्तव में न्याय स्थापित ही नहीं हो पाएगा समाज में। क्योंकि समाज में सब लोग बराबर नहीं ना है, सब लोग अलग अलग स्थिति में हैं। तो ऐसे में अगर कानून एक समान हो जाए तो जिसके हिसाब से सूट करेगा उसको तो फायदा करेगा कानून, और जिसके हिसाब से सूट नहीं करेगा उसको तो नुकसान कर जाएगा। अब इसको ऐसे समझिए कि भारत का समाज जो है वो अलग अलग स्थिति में, कुछ लोग बहुत ऊपर के पोजीशन में हैं, कुछ लोग उससे थोड़ा नीचे हैं, कुछ लोग उससे थोड़ा नीचे हैं, कुछ लोग उससे थोड़ा नीचे हैं, है ना। तो सब लोग जो है वो एक दूसरे से नीचे हैं कहीं ना कहीं। इस प्रकार से हमारा समाज बराबर समाज है क्या? नहीं है। ऐसे हम एक बराबर कानून लागू कर दिए मान लीजिए, तो ऐसे में जो ऊपर वाला आदमी है सबसे ऊपर, इसको तो फायदा होगा क्योंकि कानून इसके हिसाब से सूट कर गया। लेकिन ये सब लोगों को कैसे फायदा होगा? इनको तो फायदा नहीं होगा ना। इनको फायदा दिलवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको पहले इस धरातल पर पहुंचाना होगा, यहां पर पहुंचाना होगा सबको, तब ना इक्वल प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तब इनका विकास हो पाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे से इनको सपोर्ट देना पड़ेगा, सबको सपोर्ट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके बराबर पहुंचाना है। तो इसके बराबर पहुंचाने के लिए जब सरकार इसको सपोर्ट देगी तो कानून एक समान कैसे होगा? कानून तो अलग अलग होगा ना फिर। तो ये कहता है विधि के समक्ष समता, कानून के सामने सब कोई बराबर है। ये हमारे देश में केवल 20% लागू है, ओनली 20%, कि कानून के सामने सब कोई बराबर हो। ये है विधियों का समान संरक्षण, ये हमारे देश में 80% लागू है, 80%। और ये कहता है विधियों का समान संरक्षण, इसका वास्तव में मतलब यह है कि समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार। जो एक बराबर के होंगे उनके साथ एक बराबर व्यवहार, और जो बराबर के नहीं है उनमें अलग अलग तरह का व्यवहार। इसको ऐसे समझिए कि एक फैमिली है ना, ए बी की एक फैमिली है और इनके दो बेटे हैं सी डी, है ना।
तो माता पिता का एक अपने स्तर पे नैतिक कानून होता है कि हम अपने बच्चों के बीच भेदभाव नहीं करेंगे, एक समान कानून, एक समान नियम बनाएंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छा बात है, माता को पिता को अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये सही बात है ना। दोनों को बराबर, लेकिन दोनों को बराबर कब? जब दोनों एक समान हो तब। अगर दोनों में अंतर हो तो अंतर करना पड़ेगा। अब जैसे में मान लीजिए कि इस सी जो है ये बचपन से ही बहुत हष्ट पुष्ट और ताकतवर बच्चा है, मतलब कि बहुत हेल्दी बच्चा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। ये जो डी है ये बचपन से ही कुपोषण का शिकार है ना। ये बचपन से ही क्या हो गया, ये लेक ऑफ न्यूट्रिशन के से ही गुजर रहा है ना। इसको बचपन से ही पोषण नहीं मिल रहा है, ठीक है। आई खूब मोटा तगड़ा है, आई एकदम लक पतला है। एक बार आंधी अगर जोर से आ गया तो माता पिता को डर लगता है कहीं उधिया न जाए बचवा हमारा, है ना, कहीं उधिया उधिया के चल जाएगा, क्योंकि एकदम पतला दुबला पतला है, बॉडी में फोर्स ही नहीं है, बल ही नहीं है, तो रुकेगा नहीं रुकेगा। एगो जोर से पछुआ मर लो, कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। तो अब देखिए, अब माता पिता अगर ये नियम बना ले कि हमको अपना दोनों बचवा के साथ एक समान व्यवहार करना है, तो ये सही बात है, तो गलत बात है ना, क्योंकि ये बेचारा कुपोषित है, तो इसको तो डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। और डॉक्टर कहेगा कि इसको क्या कहिए, इसको दूध पिलाइए, इसको हॉर्लिक्स पिलाइए, इसको बॉर्नविटा पिलाइए, इसको चिकन खिलाइए, इसको मटन खिलाइए, है कि नहीं, और करना पड़ेगा। अभी कहे कि हमरो चाहिए, अब ई पगलवा के अगर खिला दे लो तो ये मोटा के भैंसा ना हो जाएगा जी। ये पहले ही से मोटा तगड़ा है, ये और न्यूट्रिशन लेता हो तो ये हो जाए तो भैंसा, चलिए नहीं पाएगा रोड पर ठीक से, जाम लगा देगा, अकेले ही ट्रैफिक जाम हो जाएगा, है कि नहीं। अब मोटा तगड़ा आदमी चलता हुआ तो पीछे दुबला पतला आदमी को तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा, तो समस्या हो जाएगी। तो अब न्याय क्या कहता है अब कि ये जो खा रहा है इसको वही खाने दीजिए, ये जो कुपोषण का शिकार है इसको दीजिए दूध, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, सब कुछ इसको दीजिए, इसको भी ताकतवर बनाइए। लेकिन जिस दिन ये ताकतवर बन जाए उस दिन इससे भेदभाव करना बंद कर दीजिए। जब ठीक हो गया, हेल्दी हो गया, तो क्या कर दीजिए, अब इसको बंद कर दिए देते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये आ गया इसके लेवल पर। अब जब डी सी के लेवल पर आ गया तो अब इसको डी को अलग से सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आया? वही है विधियों का समान संरक्षण, इसी को कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि जो जैसा होगा उसके साथ वैसा बिहेव करेंगे, समझ रहे? जो जैसा होगा वैसा बिहेव, ठीक है। तो और इसी को क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, तो ऐसी ही स्थिति जो है वो कहलाती है जस्टिस, न्याय। कि यहां पर तो जिस प्रकार से यहां माता पिता करेंगे ना वैसे ही सरकार यहां पर करती है, इसी को कहते हैं आरक्षण, रिजर्वेशन। जो रिजर्वेशन दिया जाता है किसको दिया जाता है, वंचित तबका को, कमजोर तबका को, पिछड़ा हुआ तबका को, कि जो कमजोर है, पिछड़ा हुआ है, वंचित है, उसको आगे बढ़ा करके वहां तक खड़ा कर दें जहां तक समाज का एक उच्च तबका खड़ा है। और जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचे फिर आरक्षण खत्म कर दीजिए। वही कंसेप्ट है विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। और रहा बात राष्ट्रपति वाला, तो बिल्कुल राष्ट्रपति और गवर्नर को कुछ सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वहां पर किसी व्यक्ति विशेष को बचाने का कोशिश नहीं होता है, पद को बचाया जाता है, पोस्ट की गरिमा की रक्षा की जाती है कि पोस्ट कहीं गड़बड़ ना हो जाए। क्योंकि व्यक्ति तो हटेगा 5 साल बाद, लेकिन अब राष्ट्रपति का पद है तो 50 में बना तब से लेकर अभी तक है ना, लेकिन उस पद पे तो कितना आदमी बैठा, लेकिन उस पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति पर अगर केस हो जाए तो पद बदनाम हो जाएगा। इसलिए उस पद की गरिमा और शुद्धता को बचाए रखने के लिए क्या कहा जाता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल जब अपने पद पे रहेंगे तो इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस किसी थाने में नहीं रजिस्टर्ड होगा। आपराधिक केस तो बिल्कुल भी रजिस्टर्ड नहीं होगा, क्रिमिनल केस बिल्कुल नहीं रजिस्टर्ड होगा, सिविल केस रजिस्टर्ड हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो आदमी को छोड़ देंगे, नहीं। अगर ऐसा कोई अपराध हो गया तो सबसे पहले तुमको उसे पद से हटाएंगे, तो पद से हटाने के लिए प्रोसेस है इम्पीचमेंट का,
इम्पीचमेंट लगा करके हटा देंगे पद से। आज जिस दिन पद से हट जाएंगे केस उसी दिन रजिस्टर हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा, उनका ट्रायल शुरू हो जाएगा उस दिन से। किसी को बचने नहीं दिया जाएगा, कानून के सामने है सब लोग बराबर। बस कुछ पद है कि उस पद की शुद्धता को बचाया जाता है कि उस आदमी की वजह से उस पद ना बदनाम हो जाए। तो अगर ऐसा कोई आदमी ऐसा काम कर दिया कुछ, तो उसको पहले पद से हटा देंगे और फिर उस पर एफआईआर हो जाएगा, काम स्टार्ट हो जाएगा। बताइए समझ में? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो अब बताइए कि हमारे देश में भेदभाव होगा कि नहीं होगा? भेदभाव होगा। जो यही कहता है कि भेदभाव करेंगे, है ना, लेकिन वही बात है कि भेदभाव करेंगे सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमारे देश में होगा। तो इसलिए हमारे देश में भेदभाव होता है, सरकार कानून बनाती है तो भेदभाव करती है, लेकिन वो उस भेदभाव को कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक भेदभाव। ठीक है? तो हर आदमी हर तरीके से अपने आप को एक बराबर के कंडीशन में पहुंचाने की कोशिश करता है कि नहीं? अब देखते हैं कोई आदमी है लंबा आदमी है, कोई नाटा आदमी है ना, तो अब सोचता है कि भाई हम तो भाई छोटे हैं, अच्छे नहीं लग रहे, तो क्या करता है, पूरा ऐसा जूता उता पहन लेगा, ऐसा हील उल पहन लेगा कि पूरा एकदम ऊपर तक एक बराबर पहुंच जेतो, गर्दन तक ले धर लेते, है कि नहीं? इसमें देखिए, इसमें लड़का लोग का तो उतना नहीं चलता है जी। लड़के लोग बहुत खतरनाक पोजीशन में होती है, नहीं होती है? वो लोग का मालूम नहीं चलेगा कि हाइट वह कम है। अरे बाप, एकदम पता ना वो कौन आता है जी, पेंसिल हिल आता है ना, देख रहे पेनवा, देख रहे ऐसा नहीं होता है, हाँ? गिरवे नहीं करेगा भाई, गिरेगा कैसे? उसको प्रैक्टिस है। आपको नहीं चला, आप मुंह फोड़ लीजिएगा, वो लोग ना फोड़। तो साहसी होती है महिलाएं, लड़कियां। अभी देखिए, अभी ठंडा का मौसम आ रहा है ना, शादी विवाह का भी मौसम है। ये जो लड़का लोग है, जो पुरुष लोग जो पूरा ताकतवर बनते चलते हैं, हम तो बहुत पावरफुल हैं, पूरा ठंडा में इनर है, जैकेट है, ब्लेजर है, पूरा मर ले है लोग, है ना। चल जाए तो किसी शादी में देखिए तो लड़कियों को, महिलाओं को कोई ठंडा नहीं। इसको कहते हैं बिल पावर। जो उनका ड्रेस सेंस होता है गर्मी के शादियों में, लगभग वही सेंस रहता है ठंडा की शादी में। उनको कोई ठंडा से मतलब फर्क नहीं पड़ता है। इसी को कहते हैं कि असली पावर तो अंदर होता है ना। आज जो पावरफुल बनते फिरता हो तो पूरा एकदम जैकेट वैकेट लगा करके रेडी भइले कि भाई ठंडा ना मार दे हमको, ठीक है। तो भाई आओ पेंसिल हिल, बिल्कुल उसको तो देखिए कि डर लगता है जी, है ना। पोजीशन कैसे होता है जी, ऐसे होता होगा। अब आप सोचिए कि उस पोजीशन में चलना खतरों के खिलाड़ी से कम बात नहीं है, हैं? हाँ, अब तो समझिए कि किस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं, है ना। दिखाने के लिए नहीं, ये आपको लग रहा है दिखाने के लिए, इसको समझिए। प्रैक्टिस है उस चीज का, आपसे नहीं होगा। आप मुंह फोड़ लीजिएगा कहीं लड़ करके, वो एकदम आपके बराबर ताल से मेल मिला देगी, एकदम तेजी में चलेगी, है ना। आप घबरा जाइएगा, वो नहीं घबराई। क्यों? प्रैक्टिस। उसको उस चीज का प्रैक्टिस है, उसने उसका प्रयास किया है उस पर चलने का। उसको पेन नहीं होगा, हमको आपको पेन हो जाएगा, हमको आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, मतलब कठिन चीज का भी अगर अभ्यास कोई कर ले तो सामने आदमी वाला आदमी के लिए वो कठिन दिखेगा, जो कर रहा है उसके लिए नहीं है। खतरों के खिलाड़ी आप देखते हैं, चाहे गांव में सर्कस लगता था तो आप देखते ना, वो मौत का कुआं, हम आप कर लेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन जिसको एक्सपीरियंस है उसके लिए कोई बात नहीं है। तो खाली मजाक का बात नहीं है, एक्सपीरियंस का बात है। ऐसा जो आदमी का, उनका सम्मान होना चाहिए। भाई आप देवतुल्य हैं, क्योंकि ये आपकी असाधारण प्रतिभा है जो ये काम कर सकती है। हम साधारण लोग हैं, वी आर नॉट डूइंग दिस टाइप, है ना। हमसे तो नहीं हो पाएगा भाई, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि वही सब चीज क्या होता है, ऊपर बराबर ही पहुंचने के लिए से वहां पर वो लगता है ना, पेंसिल हिल या और भी चीजें। वैसे सरकार क्या करती है, जो पिछड़ा हुआ है, समाज में छूटा हुआ, उसको अलग से कुछ सपोर्ट कर देती है, और वही सपोर्ट का नाम है आरक्षण। वही सपोर्ट का क्या नाम है? आरक्षण। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब कि भेदभाव होगा, संविधान ही कहता है कि भेदभाव होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, भेदभाव जो होगा सो सकारात्मक भेदभाव होगा। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि क्या हमारा संविधान भेदभाव की आजादी देता है, तो बिल्कुल देता है ना। लेकिन
सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को देता है, निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, अब आइए आर्टिकल 15। क्या? हाँ, नहीं वर्ड क्या होगा, आप यहां से आपको मीनिंग निकालना है इसका। कौन सा वर्ड? कोई वर्ड नहीं, बस आपको ध्यान है यही आर्टिकल है, विधि के समक्षमता और विधियों का समान संरक्षण, कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है, और कानून सबके साथ बराबर का व्यवहार करना है, तो यहां से उसका वो मीनिंग निकलता है। ठीक है, आ जाइए आर्टिकल 15 लेंगे। जाति, धर्म, वंश, लिंग और जन्मस्थान। जाति, धर्म, लिंग, वंश और जन्मस्थान केवल इन आधारों पर, केवल इन आधारों पर सरकार किसी से भेदभाव नहीं करेगी। सरकार किसी से भेदभाव नहीं करेगी। The state shall not discriminate. The state shall not discriminate against any citizen, on grounds only of religion, race, caste, religion, race, caste, sex, place, यानी कि बर्थ प्लेस। ओके, बर्थ प्लेस। ठीक है, मतलब राज्य जो है इन 5 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा जी। किन आधारों पर? 5 आधारों पर। तो वो 5 आधार क्या हो जाएंगे? क्या? अभी जो सारी चीजें आपको मैंने बताई कि यहाँ पे ये बात है, लेकिन इन चीजों में भेदभाव हो सकता है, तो क्या है? एक्सेप्शन ही है ना? क्या क्या आर्टिकल? 361 मीडिया के लिए है। संसद के अंदर के जो कार्यवाही हो रही है उसको लाइव प्रसारण मीडिया कराती है, तो उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं, उसको रोका नहीं जा सकता है ना? इसी का तो आर्टिकल वो है। फिर राष्ट्रपति के लिए है, राज्यपाल के लिए है। राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए उसी के अंतर्गत दिया गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, उनको किसी प्रकार से ये नहीं है, मतलब ये वाला जो है वो उनके लिए एक्सेप्शन है, लेकिन उनके पद के लिए एक्सेप्शन है ना? आर्टिकल बेसिकली उसके लिए 361 ही है, और इनको राज्यपाल के साथ जोड़ के देखा जाता है। राज्यपाल 153 से लेकर के 162 के बीच में, और राष्ट्रपति 52 से लेकर 62 के बीच में। ठीक है, तो 15 में 5 जो है सो आधार दिया गया है। ठीक है, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है केवल। वर्ड लिखा हुआ है केवल, ओनली। इस केवल का क्या मतलब है? केवल जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, 5 को वर्ड ध्यान रखना है। जाति, धर्म, लिंग, वंश और जन्म स्थान। ठीक है, केवल इन 5 आधारों पर राज्य किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करेगा। केवल इन 5 आधारों पर। इसका मतलब यह हुआ कि इसके अलावे अन्य आधारों पर भेदभाव होगा, केवल इस 5 पर नहीं होगा। कि जो 5 को वर्ड लिखा दिया गया स्पष्ट तौर पर, इसके आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होगा, लेकिन इस 5 आधार के अलावे कोई आधार आएगा ना, तो सरकार भेदभाव कर देगी। तब आप नहीं कह सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। इसलिए इस 5 वर्ड को ध्यान रखना है कि ये 5 वर्ड के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इसमें भी ध्यान रहे
कि अभी हमने आपको क्या कहा आर्टिकल 14 में कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्या जाति के आधार पर हमारे देश में भेदभाव नहीं होता? होता है। कुछ जातियों को आरक्षण है, कुछ जातियों को नहीं है। तो जिस जाति को नहीं उसको तो लगेगा ना कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, और कुछ जाति को है आरक्षण। तो अब जब ये लगेगा तो भेदभाव तो हो रहा है, लेकिन तब वही आर्टिकल 14 आ जाएगा सामने कि हाँ भेदभाव हो रहा है, लेकिन भेदभाव पॉजिटिव है। ये वैसी जातियों के लिए किया जा रहा है जो जातियां पिछड़ी हुई हैं। तो जाति के आधार पर भेदभाव होता है हमारे समाज में। धर्म के आधार पर भेदभाव होता है कि नहीं होता है? धर्म के आधार पर भी होता है। तमाम यूनिवर्सिटीज हैं, तमाम बोर्ड से जहां पे धर्म के आधार पर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दिया जाता है, छात्रवृत्ति योजनाएं चलती हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो तो रहा है। लेकिन क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको वहां पर ऐसा है कि या तो ये इनकी संस्कृति, इनका कल्चर कमजोर है, या फिर लोग कम है, तो इनका सपोर्ट के लिए हो रहा है। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। लिंग के आधार पर तो होता ही है। महिलाओं को, लड़कियों को अधिकार मिलता है कि नहीं मिलता है? महिला आरक्षण अभी देखिए लोकसभा और विधानसभा में भी हो गया 33% आरक्षण। पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण बिहार जैसे स्टेट में। इसके अलावा नौकरियों में आरक्षण होता है, होता नहीं होता है? तो महिलाओं को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 15 का भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन भेदभाव तो हो रहा है। तो यही भेदभाव कैसा भेदभाव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है क्योंकि ये माना गया कि भाई महिलाओं का पहले से शोषण हुआ है समाज में, तो महिलाओं को ताकतवर बनाने के लिए इनको आरक्षण देना जरूरी है। तो इसलिए इनको आरक्षण देते हैं। वंश के आधार पर, वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये इसलिए स्पेशली मेंशन किया गया क्योंकि आजादी से पहले हमारे देश के कुछ ऐसे घराने थे जिन्होंने अंग्रेजों को सपोर्ट किया था। तो देश की जनता उनसे नाराज थी। देश की जनता उनसे नाराज थी कि भाई ये ठीक नहीं हुआ है, ये सही नहीं हुआ है, और लोग उनके खिलाफ में थे, है ना। तो ऐसे में वंश के जो है सो के आधार पर, अब जैसे कि अब देखेंगे सिंधिया परिवार। सिंधिया परिवार जो है ये 1857 के रिवॉल्यूशन में अंग्रेजों को सपोर्ट किया था, अंग्रेजों के सपोर्टर थे। तो अगर ये नहीं रखा है तो देश का जनता तो इन लोगों का हालत खराब कर देगी। इसलिए संविधान में रख दिया गया कि नहीं भाई, उस समय जो हुआ सो हुआ। आजादी के बाद वंश के आधार पर किसी हमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ऐसे ही हैदराबाद का निजाम, वो भी अंग्रेजों का समर्थक था, अंग्रेजों की बात करता था, अंग्रेजों को मदद करता था। तो अगर आज के डेट में अगर उस चीज को जनता को याद दिला दिए तो जनता क्या करेगी? उपाय कर देगी। इसलिए कहा गया कि नहीं, वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, आजादी के बाद कोई भेदभाव नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, है ना। जन्म स्थान, बर्थ प्लेस के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन भेदभाव होता है। अब कोई जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं या ऐसा जगह जहां पर किसी का जन्म हुआ है, जहां पे कोई रह रहा है और वहां की खेती ऐसी है कि वहां पर पैदावार हो ही नहीं सकता है, वहां पर गेहूं चावल नहीं उगा सकते हैं, दिक्कत है उगाने में, तो क्या भेदभाव नहीं होगा? होगा भेदभाव। वहां के लोगों को स्पेशल सुविधा दिया जाएगा। मैदानी इलाकों में खेती करना आसान है, लेकिन पर्वतीय इलाकों में खेती करना मुश्किल है। तो पर्वतीय इलाके के लोग खाएंगे कहाँ से? तो उनके खाने के लिए उनको विशेष सुविधा तो देनी पड़ेगी ना। तो जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव होगा, होता है। तो देखिए निगेटिव नहीं है ये, जितना भेदभाव होता है उस सब भेदभाव करने के लिए कुछ ना कुछ एक सिचुएशन जिम्मेवार है। तो इसीलिए इसको कहते हैं सकारात्मक भेदभाव। राज्य भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन राज्य करेगा। ठीक है। तो 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन होता है। तो जो होता है वो पॉजिटिव होता है, किसी के कल्याण के लिए होता है, विनाश के लिए नहीं होता है। और कल्याण में नहीं कि किसी एक आदमी का कल्याण कर देना है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देना है, सब एक इक्वल सोसाइटी में आ जाएंगे, फिर इसको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा नहीं हो रहा है। आरक्षण को एक दवाई के तौर पे और इलेक्शन जीतने के हथकंडे के तौर पे हमारी सरकारें इस्तेमाल करती हैं। इसलिए इस संविधान में बनाई गई व्यवस्था का मिसयूज हो रहा है, सही तरीके से यूज नहीं हो रहा है। ये सरकारों की गलतियां हैं।
संविधान की गलती नहीं है। संविधान का तो बहुत अच्छा आदर्श है, ऊंचे आदर्श पे संविधान अपने प्रतिमानों को स्थापित किए हुए है, लेकिन इसको कंट्रोल करने वाले लोग, इसको चलाने वाले लोग इसका प्रयोग अपने हिसाब से करते हैं, इसलिए पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। अन्यथा संविधान बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, और ये इस देश की सभी समस्याओं का हल है इसमें, क्योंकि इसके बनाने वाले लोग बहुत दूरदर्शी थे। इसके बाद आइए आर्टिकल 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, हाँ जी, क्या, हाँ इसी में आता है 15, 1, 2, 3, 4, ये यही सब मतलब है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, वही सारी चीजें इसके अंदर में रखी गई है, ठीक है। ये सारा बात को आपको ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब क्या है, अब ये कहता है कि सरकार कोई वैकेंसी निकालेगी, सरकारी नौकरी के लिए कोई वैकेंसी आएगी, तो सरकार किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगी, सबको एक समान अवसर देगी सरकारी नौकरी में आने के लिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको ऑफर करेगी गवर्नमेंट जॉब में आने के लिए, ये सरकार करेगी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है, लेकिन इसमें भी आप देखते हैं कि रिजर्वेशन रहता है ना। कट ऑफ आप देखते हैं तो अलग अलग आता है, जनरल के लिए अलग कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, ओबीसी में BC1 के लिए अलग है, BC2 के लिए अलग है, SC के लिए अलग है, ST के लिए अलग है, डिसेबल लोग हैं उनके लिए अलग है। तो कहने का मतलब है कि सबके लिए ये रखा जाता है, और देखते हैं आप नंबर का अच्छा खासा अंतर होता है लोगों के, लेकिन फिर भी दिया जा रहा है। अब किसी को ज्यादा नंबर होता है फिर भी नहीं होता है, और किसी का कम नंबर होता है फिर भी हो जाता है। तो इस पे लगता है ना कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रही है हमारे साथ। लेकिन अब यही क्या है कि इसको जो सरकारें हैं, जो व्यवस्था है, वो कहती है कि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, कि भाई जिसको हम कम नंबर पे दे रहे हैं उनका प्रतिनिधित्व तो कम है, रिप्रेजेंटेशन कम है उनका सरकार के अंदर में, बड़े लोग ही ज्यादातर पद लेकर के बैठे हुए हैं, तो जरूरी है कि उन कम नंबर वालों को भी वहां तक पहुंचाया जाए। यही न्याय है, यही सामाजिक न्याय है, यही सोशल जस्टिस है, और इसके तहत जो है सो दिया जाता है। अब इसमें एक आरक्षण का कंसेप्ट जो है वो ये इसमें कहता है, इसके 16(4) के अंदर में देखिएगा तो कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो कमजोर होगा, पहले ये बात थी इसमें कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा होगा उसको हम क्या करेंगे, तो उसको हम सहायता देंगे, ठीक है, उसको हम सपोर्ट करेंगे, ये बात इसमें कही गई है। तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि आप देखते होंगे कि जो ऊंची जाति के लोग हैं, जो हमारे समाज में कुछ जातियां ऊंची जो है, तो ऊंची जाति का आदमी गरीब हो सकता है, कमजोर हो सकता है, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी कम नहीं होती है, समाज में उसको सम्मान मिलता है। लेकिन कोई निम्न जाति का व्यक्ति है, एक तो गरीब है, ऊपर से समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी नहीं है, समाज में उसको सम्मान नहीं मिलता अच्छा से। तो इसलिए संविधान में कहा गया कि आरक्षण हम उसको देंगे जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होगा। मतलब कि सामाजिक स्थिति ठीक नहीं होगी और शिक्षा का स्तर ठीक नहीं होगा, तो ऐसे कौन से लोग थे, निम्न वर्ग के लोग थे, जिनकी समाज में प्रतिष्ठा नहीं थी और उनके बच्चे पढ़े लिखे भी नहीं थे, वो स्वयं भी पढ़े लिखे नहीं थे क्योंकि संसाधन नहीं था, या प्राचीन समाज में उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। तो इसलिए 16 में ये बात कही गई थी कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे, और ये होता था। इसी बेसिस पर आप देखेंगे कि पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था जी? पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था?
पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, काका कालेलकर पहले पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, काका कालेलकर। और ये किसने बनाया था? ये बनाया था पंडित नेहरू ने। ये किसने बनाया था? पंडित नेहरू ने। ठीक है, किसने बनाया? पंडित नेहरू ने। ओके, ये बनाया था पंडित नेहरू ने 1960 के अप्रोक्स में। ठीक है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। इसमें क्या किया था? तो पिछड़े वर्ग के लोगों की स्थिति देखने का काम किया गया था कि क्या है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ बहुत बड़ा ये नहीं हुआ, तो आगे जाकर के फिर बना दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। ये बना था 1977 में। इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। उसमें प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। उसमें प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। ही वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। ये पूछा जाता है कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई ही थे। और पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार भी जब बनी थी, वो जनता पार्टी की सरकार थी 77 में ही, और यही प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ठीक है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल 77 में। ठीक है, विधि मंत्री थे, कानून मंत्री थे। इनको बनाया गया था कि निचली जातियों के बारे में ये देखेंगे कि क्या स्थिति है। तो इन्होंने ही, आपसे पूछा सकता है कि ओबीसी आरक्षण की सिफारिश किसने की थी? इन्होंने ही की थी ओबीसी आरक्षण है? नहीं भाई, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल। किस आयोग ने किया था? ओबीसी आयोग ने, सॉरी, ओबीसी को आरक्षण की सिफारिश किसने की थी? और ये इसका कंसेप्ट भी किसने दिया था? बीपी मंडल ने ना। ओबीसी वर्ग को आरक्षण की सिफारिश बीपी मंडल ने की थी। इन्होंने ही कहा था कि 27% आरक्षण दीजिए, 27% रिजर्वेशन आप ग्रांट कीजिए। किसको? निचले वर्ग के लोगों को, है ना। 27% आरक्षण देने की बात इसमें की गई निचले वर्ग के लोगों को। ठीक है, क्लियर है? ध्यान रखिएगा, 27% आरक्षण। तो इन्होंने तो सिफारिश कर दी, सिफारिश की। क्यों? इनका कहना था कि इनका सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ये लोग पिछड़े हुए हैं, इसके लिए इनको आरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, तो और यही 22.5% आरक्षण पहले से SC/ST वर्ग को मिल रहा था, और 27% हो गया ओबीसी को, तो यह पहुंच गया 49% तक। और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण आप नहीं दे सकते। अब बिहार में देखिए अभी 75% आरक्षण कर दिया गया है ना। चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं बहुत दिन तक, क्योंकि इंदिरा साहनी केस का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जिस दिन कोर्ट में इस पे बहस होगी, इसका तो फेल होना निश्चित है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया, खत्म कर दिया। बहुत सारे स्टेट में जो मिला था, तो कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया, और ये खत्म होना चाहिए। इतना आरक्षण किस बात का जी? मतलब अगर न्यायपूर्वक सोचा जाए तो फिर इसका तो मतलब यही है ना, माननीय जो मुख्यमंत्री हैं बिहार, कि फिर एक नोटिस निकाल दें कि भाई जनरल कैटेगरी के लोग बिहार में सरकारी नौकरी करने की इच्छा का त्याग कर दें। वो पढ़ें लिखें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, सरकारी में नहीं, पीएमसीएच में नहीं, एनएमसीएच में नहीं। अपना एगो क्लिनिक खोलिए, उसमें आप करिए। नहीं तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, रूबन है,
जो भी है, हाँ अपोलो है, जो भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उसमें जाकर करिए, आपको नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। ये कौन सी बात है भाई? नहीं, न्याय अच्छी बात है, लेकिन न्याय करते करते आप अन्याय कर दीजिएगा, ये भी तो ठीक बात नहीं है ना। वही तो हम संविधान कह रहा है कि अन्याय मत होने दीजिए किसी के साथ, जस्टिस कीजिए, न्याय कीजिए, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात कि आप इतने दिन से सरकार चला रहे हैं, आज जिनके साथ आप गठबंधन में हैं वो आपसे पहले चलाए थे, यानी लगभग 40-50 साल से तो आप ही लोग बिहार को चला रहे हैं। इतना दिन से चला रहे, उसके बाद भी अगर कमजोर तबके को अगर आपने मजबूत नहीं किया तो जिम्मेवारी किसकी है? आपकी है। नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, ये लॉलीपॉप नहीं देना चाहिए कि लो खुश हो जाओ। ये तो इथिक्स के तौर पे आपको इस्तीफा देना चाहिए। आप कर क्या रहे थे इतना दिन से? आप क्यों वंचित और कमजोर तबके को आप मजबूत नहीं बना पाए? क्योंकि आप चाहते ही नहीं उनको मजबूत बनाना। दिक्कत तो ये है, आपको पता है कि अगर वो मजबूत हो गए तो फिर हमको चुनेंगे नहीं, फिर हम उनके नाम पर राजनीति नहीं कर पाएंगे। तो उनके नाम पर राजनीति करने का ये मौका है, तो इस मौका को खत्म न करने दिया जाए। कौन सा बीमारी है कि 50 साल से ठीक नहीं हो रहा है भाई? ठीक नहीं है तो डॉक्टर बदलने का ना जरूरत है, डॉक्टर बदलिए, दवाई बदलिए, तो डॉक्टर भी हुए, दवाई हुई है, तो पेशेंट मरबे ना करेगा। बचने की तो संभावना ही नहीं है पेशेंट की, जिस प्रकार का ये लोग काम कर रहे हैं। तो यहां पे ये किया गया। अब आपसे एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि ओबीसी आरक्षण को लागू किसने किया था? लागू कब हुआ, ये किसने लागू किया इसको? तो ओबीसी आरक्षण लागू हुआ 1989 में, 1889 में, 1989 में। इन्होंने रिपोर्ट अपना दे दिया था 80 के अप्रोक्स में, ठीक ना। लेकिन सरकार ही गिर गई थी, मुरारी देसाई वाली सरकार बहुत दिन तक चली नहीं, तो रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं था। इंदिरा गांधी की सरकार बनी बीच में, राजीव गांधी की, इन लोगों ने कोई विचार इस पर नहीं किया। 1989 में एक सरकार बनी, बीपी सिंह की सरकार, बीपी सिंह, प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे, ठीक है, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ओके। अब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने क्या किया? आरक्षण को लागू कर दिया। कांग्रेस की सरकार नहीं थी, गठबंधन की सरकार थी, अलायंस का सरकार था। अलायंस ने बीपी सिंह को सरकार प्राइम मिनिस्टर बनाया था, और बीपी सिंह ने क्या किया? ओबीसी आरक्षण को लागू कर दिया, ठीक है। बीपी सिंह ने ओबीसी रिजर्वेशन को एग्जीक्यूट कर दिया। कोई दिक्कत? ध्यान रखेंगे। अब जब ये लागू, उसी समय से ओबीसी आरक्षण लागू है देश में, 1989 से, ठीक है, ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 16 के अंतर्गत। लेकिन तब क्या हुआ कि अब आगे एक सरकार बनी 1991 में, पीबी नरसिम्हा राव की सरकार, कांग्रेस के समर्थन की सरकार थी, पीबी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। तो देश का जो जनरल क्लास था वो डिमांड करने लगा कि भाई हमको भी आरक्षण दीजिए, हमारे यहाँ भी गरीबी है ना। तो उन्होंने क्या किया? जो भी मोदी जी ने किया था वही काम उन्होंने किया, 10% का रिजर्वेशन उन्होंने दे दिया ईडब्ल्यूएस क्लास को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जनरल क्लास को। लेकिन उस समय लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाकर के चैलेंज कर दिया इसको, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इसको चैलेंज कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं तो ये 10% आरक्षण जो जनरल क्लास को मिल रहा है ईडब्ल्यूएस को, ये उसी से मिल रहा होता है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, आरक्षण हम 16 को पढ़िए तो 16 में लिखा हुआ है कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर देंगे, आर्थिक लिखा ही नहीं है इसमें। आरक्षण गरीबी हटाओ अभियान नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम आरक्षण 10% नहीं मिलने देंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया उसको 1991 में। लेकिन यह मिल रहा है 2019 से, कि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो 19 के चुनाव से पहले उन्होंने क्या किया? संविधान में संशोधन कर दिया, इसी 16 में संशोधन किया, और 16 में संशोधन करके यहां पे एक जगह बना दिया, और यहां पे ढल दिया आर्थिक। संविधान के भीतर वे जाके संशोधन कर दिए। पहले संविधान में केवल सामाजिक आर्थिक था, सामाजिक शैक्षणिक था, उन्होंने आर्थिक डाल दिया। अब कहा कि सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर भेदभाव हो सकता है, आरक्षण दे सकते हैं। उसके बाद 10% आरक्षण दे दिया। अब 18 में ही, 18 के लास्ट में, 19 के चुनाव से ठीक पहले हुआ था, ठीक है।
अब जब ये इन्होंने दे दिया यहां पर, तब क्या हुआ, जब यहां पर दे दिया इस आरक्षण को, तो फिर मामला कोर्ट गया। तो इस बार अब कोर्ट को यह कहने का विकल्प ही नहीं था कि संविधान में नहीं है। इन्होंने पहले ही संविधान में डाल दिया था कि देखिए संविधान में तो हम डाल दिए, अब तो संविधान में है। तो इस बात पर कोर्ट को इसको एक्सेप्ट करना पड़ा और 10% जनरल क्लास को भी आरक्षण मिल गया। जो गरीब लोग हैं उसमें ईडब्ल्यूएस क्लास जो है, वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनको मिल गया 10% आरक्षण इसी 16 के तहत। तो 16 के 4 में ये दोनों था और 16 के 5 में ऐड हो गया आर्थिक, इकोनॉमिक। ठीक है, तो इसके बेसिस पर भेदभाव यहां पर हो रहा है और चीजें यहां पे मिलती। ये 104। ठीक है, तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे है आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। ओके, अस्पृश्यता का उन्मूलन ये क्या है, कैसे है, इसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना, ऐसी कोई बात जो समझ में नहीं आई हो?